नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। आज शाम मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की खास मुलाकात होने वाली है। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर इस मुलाकात को खास बताया जा रहा है। यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी हिंदुत्व वाले कार्ड को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी बुलडोजर मॉडल पर सवार है तो संघ प्रमुख हिंदुत्व को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दोनों चाहते हैं कि हिंदुओं को जाति में बांटने से रोका जाए और विपक्ष की धार को कुंद कर दिया जाए। मोहन भागवत लखनऊ पहुंचते ही हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर, कुआं और प्रशासन सभी हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। तो वहीं आपको बताते चले, इस मुलाकात को राजनीतिक पहल पे भी अहम माना जा रहा है, जहां हिंदुत्व मॉडल और बुलडोजर को लेकर इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। तो यहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, जहां चुनाव पर भी सीएम योगी की ये पैनी नजर बनी रहेगी। संघ का प्लान क्या है? खुले मंदिर और कुओं, प्रशासन, भागवत का हिंदुत्व, यानी दो तस्वीरें में दिखा रहे, जहां मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इनकी एक खास मुलाकात आप तस्वीरों के जरिए जो देख सकते हैं। वहीं खुले मंदिर पर कुआं और शासन, तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम। लखनऊ में मोहन भागवत बोले, हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होना चाहिए, किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। लालच, जबरन, धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी है। जहां मोहन भागवत ने क्या कहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। लखनऊ में मोहन भागवत क्या बोले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम वो बातें आपको दिखा रहे हैं। लालच, जबरन, धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी, घर वापसी का काम तेज। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गोविंद राय जी, सकलिया विधानसभा, हमारी पार्टी के विधायक हैं। इनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 16 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 भर करके काट दिए गए। फॉर्म 7 16 मतदाता, और 16 के 16 मतदाता अगर हम लोग थोड़ा और उसके डीप जाकर एनालिसिस करेंगे डेटा को, तो लगता है पीडीए के हैं। बाबागंज विधानसभा, बाबागंज विधानसभा, कमरुल नहीं, वो चीज तो है। अच्छा हाँ, पीछे बैठी हैं दरअसल। बूथ संख्या 365, फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया है। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज, 7 भर करके फॉर्म कटवाए। कोई रामदेव सिंह है वो भर करके दे रहे हैं, कटवा रहे हैं। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर, बूथ संख्या 248, 7 फर्जी हस्ताक्षर। नहीं, अरे ऐसे कैसे, जब नाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जाएगा दिमाग में। आप योगी जी का जो झूठ बोलते हैं सदन में, वो तक तो छापते नहीं ना, बोलते हो। वो भी बोलते हैं कि देखिए कितनी अच्छी वाणी है, अमृत वाणी है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, भागवत और सीएम योगी की एक खास मुलाकात का एजेंडा क्या बताया जा रहा है? देखिए, सूरज, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो संघ के शताब्दी वर्ष है, उसके कार्यक्रम के लिए अब गोरखपुर से मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो संघ के तमाम कार्यक्रम में है। मोहन भागवत अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद रात 8 बजे लखनऊ में जो सबसे बड़ा लखनऊ का प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर है, उसमें एक कार्यक्रम होना है जिसकी अध्यक्षता आरएसएस संघ की ओर से की जा रही है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात है वो कई पहलुओं में बड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और विधानसभा से, और अगर जिस तरीके से संघ की भूमिका के अगर किसी भी चुनाव में मानी जाए तो एक अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि संघ के कार्यक्रमों में लगातार मोहन भागवत की उपलब्धता जिस तरीके से मानी जा रही है कि लगातार बढ़ रही है, और जिस तरीके से गोरखपुर के बाद लखनऊ में उनका जब आगमन हुआ तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिलहाल अगर आधिकारिक रूप से बोला जाए तो आधिकारिक रूप से तो ये संघ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं मोहन भागवत, लेकिन कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसको तैयारियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो साफ तौर पर एक कार्यक्रम है शाम रात 8 बजे संघ का, जिसमें मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। अगर मायनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब पहली बार जब अयोध्या में जब ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम और मोहन भागवत मिले तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से चल गई, लेकिन फिर उसके बाद आज फिर एक मुलाकात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से मुलाकात वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जी अमन, क्या बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व एजेंडे को तेज करने की तैयारी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके से योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों पर चलता नजर आया, जिनकी कहीं ना कहीं समाज में जिनकी कहीं ना कहीं जो छवि है वो कहीं ना खराब है, और उन सभी पर जो योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आया। वही अगर जिस तरीके से बात की जाए, इसका जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का चुनाव हमेशा से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक साथ फिर से एक पंक्ति में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जब कई फोटो वायरल हो रही, उसमें साफ तौर पर जो पंडित जो विधायक थे, जो कई बड़े नेता थे, उनकी कहीं कहीं जो फोटोज थी उसमें एक प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए जो सीएम की मुलाकात है मोहन भागवत के साथ वो कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है, क्योंकि सभी लोगों को जोड़ना 2027 में जो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैट्रिक मारनी है फिर से उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सभी को एक जो माला है उनमें सभी को पिरोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समीकरण है उत्तर प्रदेश में, उसको बनाने के लिए लगातार जो सभी नेताओं की बात की जाए तो सभी नेता जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक माले में सभी मोतियों को पिरोने का भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जी अमन, क्या जातीय समीकरण को साधने पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चाएं संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है और उससे पहले विधायक चुनाव है और उसके बाद फिर मई में चुनाव हो और उसके बाद लगभग 6 महीने का वक्त बचेगा। तो उस 6 महीने के वक्त के दौरान ये चीजें सुनिश्चित करना है कि जो सभी जो बॉक्सर हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन मानकों के अनुसार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उन सभी बॉक्सर्स को बराबर टिक किया है, क्या सभी जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं उनके अनुरूप चल रहा है। तो इन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सुधार करने में लगी हुई, क्योंकि जिस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसमें भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण देखा गया। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, उससे पहले जो जातीय समीकरण का जो एजेंडा है
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिक्स करने में लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीए का अगर काट करना है तो उस पीडीए के काट को चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी उसी तरीके के फॉर्मूले का ही अपनाना पड़ेगा। जी अमन, क्या मोहन भागवत के हिंदू एकता वाले बयान को इस मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, वो एक जिस तरीके से बात की जाए, मोहन भागवत हमेशा से ही उनका एक जो बयान रहा है वो कहीं ना कहीं स्पष्टवादी बयान रहते हैं। किसी भी चीज को बोलते हैं तो वो पूरी स्पष्टता के साथ बोलते हैं। कहीं भी तमाम उनके बयानों को लोग कोट करके कई चीजें बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहन भागवत के अगर बयानों को बात की जाए, खासकर हिंदुओं के बयानों पर बात की जाए, तो उनके जो बयान रहते हैं वो स्पष्टवादी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों को कोट करके जो भी अन्य पार्टियां बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर मोहन भागवत का स्टैंड लगभग और पार्टी का भी स्टैंड लगभग सेम ही रहता है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए व्यक्ति विशेष से जाति विशेष की, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहता है वो हमेशा साफ रहता है। जी अमन, क्या विपक्ष इस मुलाकात को किस नजर से देख रहा है? अब देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार 2027 की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने करने में लगा हुआ है। वहीं अगर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या आरएसएस संघ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी में एक हमेशा से सामंजस्य बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार वो अपने एजेंडों को लेकर के जो सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन सभी चाहे पीडीए का मुद्दा हो चाहे अन्य सभी मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रही है। तो उन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष मैदान में हो, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जो सभी जो अपनी योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता के बीच में 2027 में चुनाव में कहीं ना कहीं मैदान में कर सकते हैं। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कानपुर के थाना रावतपुर क्षेत्र में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सोनू राठौर पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें चाकू और गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है। पुलिस के अनुसार ये हमला पुरानी रंजिश और आर्थिक विवाद के कारण हुआ। बीजेपी नेता सोनू राठौर मंडी में दुकानदारों को ब्याज पर पैसा देते थे। वहीं अभिषेक विक्रमर्मा और साथी आपको बताते चले 2 महीने पहले राठौर ने विश्वकर्मा को पीटा था। परिवार की तहरीर पर थाना रावतपुर में मामला दर्ज किया गया और आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वहीं गोरखपुर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र नेतृत्व में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा गोरखपुर ने किया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी और कई मंडलों तथा जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवाओं ने बजट पर अपने सुझाव साझा किए और नेताओं से सवाल जवाब किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को बजट की जानकारी और राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना बताया गया। तो वहीं रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने सांसद के बैनर को झंडे से फाड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद के समर्थकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कार्यवाही की और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर ली गई और मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में शांति बनाए रखने और कानून के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, रामपुर में सांसद का बैनर फाड़ा, जिसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने सांसद के बैनर को झंडे से
फाड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद के समर्थकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कार्यवाही की और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर ली गई है और मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में शांति बनाए रखने और कानून के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां रामपुर से खबर सामने आई, जहां रामपुर में सांसद का बैनर फाड़ा गया। वीडियो वायरल के बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही वैधानिक कार्यवाही पुलिस के तहत की जा रही है। मलक कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की एक कार्यवाही देखने को मिली। तो वहीं रामपुर जनपद के थाना भोट क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस स्कूल में प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि प्रबंधक ने छात्र छात्राओं के साथ अनुशासन और सजा के बहाने अश्लील हरकतें की। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी को स्कूल परिसर में पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना भोट से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में आगे की कार्यवाही लगातार पुलिस कर रही है। जहां शांति भी बहाल की पुलिस ने रामपुर जनपद के थाना भोट क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस स्कूल में प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे, जहां कहा जा रहा है कि प्रबंधक ने छात्र छात्राओं के साथ अनुशासन और सजा के बहाने अश्लील हरकतें की। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी को स्कूल परिसर में पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना भोट में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां आगे की कार्यवाही लगातार पुलिस कर रही है। सेंट फ्रांसिस स्कूल में प्रबंधक पर ये गंभीर आरोप लगे थे, जिसका मामला तूल पकड़ते हुए जहां पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है। भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहां के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को भी रक्षा में लिया गया। तो क्या इसमें धर्म परिवर्तन का भी कोई इशू है? नहीं, ऐसी कोई चीज। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। झांसी, ललितपुर, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी और श्रावस्ती समेत जिलों के सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छात्रों के प्रवेश के समय पुलिस और मजिस्ट्रेटों ने सघन जांच की। वहीं सभी कक्षों में सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से निगरानी हो रही है। मोबाइल, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर्जित हैं। प्रशासन ने परीक्षा को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण कराने के लिए विशेष इंतजाम भी किए। छात्रों और अभिभावकों से व्यवस्था को संतोषजनक भी बताया। तो मैं आपको बताते चले, इस दौरान सभी कमरों में सीसीटीवी से निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। आज से शुरू यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 7 तस्वीरें बाराबंकी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, उन्नाव और ललितपुर से, जहां आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। साथ ही इस दौरान नकल रोकने के लिए तमाम तैयारियां भी यूपी सरकार की तहत किए जा रहे हैं, जहां कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कंट्रोल रूम से, जिसकी निगरानी लगातार की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और पुलिस तैनात। वहीं कई लाख से अधिक छात्रों इस दौरान परीक्षा दे रहे हैं। यूपी में आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, जिसे लेकर तमाम तैयारियां बाराबंकी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, उन्नाव, इन सभी जगहों पर कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही नकल को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, जहां पुलिस भी इस दौरान तैनात है। तो वहीं सभी अभिभावकों ने भी तैयारियों को लेकर सहमति जताई है। लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा बाराबंकी, झांसी। पहले अपने जनपद के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे जनपद में आज से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और
मेरे कंट्रोल रूम से जो सूचना हमने कलेक्ट की है वो सभी केंद्रों पर सकुशल परीक्षा संपन्न प्रारंभ हो गई है। हमारे हाई स्कूल में 20,463 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इंटरमीडिएट में हमारे 16,214 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार जनपद में 36,677 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। हमने कई बार इसकी समीक्षा कर ली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कितने परीक्षा मतलब जो है केंद्र बनाए गए हैं और कितने जोन में बांटा गया है? हाँ, पूरे जनपद में 50 केंद्र बनाए गए हैं। जनपद को 7 जोन और 14 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी जोन्स में एसडीएम साहबान को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है और सेक्टर्स में हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी हैं और हमारे अन्य अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की कितनी टीमें बनाई गई हैं? सचल दल हमारे 5 सचल दल हैं, जिसमें मैं हूँ, जिला विद्याधीशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, हमारे डाइट के प्रवक्ता और हमारे एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 5 टीमें बनाई गई हैं और हम प्रत्येक सेंटर पर कंट्रोल रूम से भी बहुत बारीकी नजर रखे हुए। सर कितने टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है? लगभग हमने 2000 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे प्रारंभ हुई हैं जनपद कानपुर नगर में। 124 हमारे सेंटर हैं, जिसमें राजकीय भी हैं, जो मान्यता प्राप्त हमारे विद्यालय हैं वो भी हैं, और कुछ हमारे वित्त विहीन जिनकी छवि अच्छी है वो भी हैं। करीब 94,000 बच्चे हमारे एग्जाम दे रहे हैं और उसी क्रम में कैलाशनाथ बालिका इंटर कॉलेज में भी परीक्षाएं हो रही। 243 बच्चे हैं प्रथम पाली में आज प्रातः 18 फरवरी में, और परीक्षा सकुशल चल रही है। इसमें अन्य व्यवस्थाओं को भी हम लोग परख रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो आयोग के मानक हैं स्ट्रॉन्ग रूम के बारे में, परीक्षा की पुस्तकों के बारे में, वो सारों का अनुपालन हो। दूसरा, मैं अपील करना चाहूंगा हमारे सभी जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं या जो हमारे मैरिज हॉल्स हैं या जो लोग भी हैं, कानपुर नगर वासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि परीक्षाओं के दौरान बच्चों को कंसंट्रेट करना है, पढ़ना होता है, देर रात तक भी पढ़ते हैं, सवेरे जल्दी भी पढ़ते हैं। तो कोई भी धार्मिक स्थल है या मैरिज लॉन है या अन्य कोई भी ऐसा जगह है जहां पर लाउड स्पीकर बजता है, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी समीक्षा में निर्देश दिए गए थे कि वो आवाज उसकी परिसर के अंदर रहनी चाहिए। अगर कोई भी आवाज परिसर के बाहर जा रही, कोई धार्मिक परिसर है या किसी का निजी परिसर भी है या कोई मैरिज लॉन्स या शादियां भी हैं, अगर उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है तो वो खेदजनक होगा और उसमें कानून में कार्रवाई करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के सभी हमारे पुलिस अधिकारियों को और मजिस्ट्रेट्स को दिए हैं। तो मैं सभी कानपुर नगर वासियों से अपील करना चाहूंगा कि जो हमारी परीक्षा है मध्य मार्च तक, इस बीच में धैर्य और संयम का परिचय दें और किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर संबंधी मानकों का उल्लंघन ना करें। श्रावस्ती जनपद में आज से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां पर 5 सेंट्रल मजिस्ट्रेट और 41 एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। प्रत्येक कक्षाओं में दो कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं और हाई स्कूल की प्रथम पाली में परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जिसमें 1197 परीक्षार्थी परीक्षा को छोड़ चुके हैं। वही दूसरी पाली की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। सभी परीक्षार्थी अपने अपने कक्षाओं में बैठ करके और परीक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा को रोकने के लिए, नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूँ। श्रावस्ती से आर्यन टीवी के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।